Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Rahil Sabar, your biology instructor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी सिम्पटम्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके काजेज़ को देखेंगे और साथ ही साथ हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। उन टाइप्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से एज फैक्टर्स के अंदर इनके एक्सप्रेस होने के चांसेस होते हैं, कौन से जीन्स हैं जो इनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं कि नहीं जाते। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है ये। अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस को इन शॉर्ट बताएं तो जिसके बारे में हम अक्सर बोलते हैं जी शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी, किसी पेशेंट को हम बोलते हैं शुगर हो गई है, तो उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं वो है जी डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें मेन चीज़ होती क्या है, इसमें हम कहते हैं इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब ब्लड में शुगर का लेवल हाई क्यों होता है? क्योंकि शुगर नॉट प्रॉपरली हाइड्रोलाइज बोल दीजिए, मेटाबोलाइज बोल दीजिए, यानी शुगर जो है वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं होती, वो जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता, यूटिलाइज नहीं किया जाता, एनर्जी नहीं उससे बनाई जाती या किसी और फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। शुगर में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी मुराद होगी ग्लूकोज की। तो जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ब्लड के अंदर उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक स्पेसिफिक लिमिट से, और वो प्रॉपर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस में ग्लूकोज का जब लेवल हाई होता है तो उस दौरान मज़ीद क्या होगा, ग्लूकोज एक्सेस हो जाएगा इवन इन यूरिन, और फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या होगा, रिलीज होगा। तो अच्छा खासा ये जो पेशेंट है मैक्सिमम क्या करेगा, यूरिनेशन करेगा, उसके दौरान मैक्सिमम बॉडी से जो है वो ग्लूकोज भी रिलीज़ किया जाएगा, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। अब हमें मालूम है कि जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है हमारी बॉडी का वो ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज ही बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होगा, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ब्रेक होके एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा, सो डेफिनेटली बॉडी के अंदर अच्छी खासी जो है वो सिम्पटम्स डेवलप होंगी, अच्छी खासी प्रॉब्लम्स होंगी और बेशुमार यहाँ पे डिजीज़ हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये बेसिकली हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीजेस काज करता है। हेटेरोजेनस मीन डिफरेंट वैरायटी की, तो बेशुमार टाइप्स की ये क्या कर सकता है, डिजीजेस जो है वो काज कर सकता है। इसीलिए हम इसके लिए फिर सिंड्रोम की टर्म भी यूज कर सकते हैं। जब कोई एक या दो जो है वो सिम्पटम्स हो, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ हो, तो हम उसके लिए सिंपल डिजीज़ की टर्म बोलते हैं। लेकिन अगर डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो जाएं और मल्टीपल सिम्पटम्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएं, तो फिर उसके लिए हम सिंड्रोम का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये बेशुमार डिजीज़ काज कर सकती है, इसलिए इसके लिए हम सिंड्रोम की टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें
अडल्ट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अडल्ट ब्लाइंडनेस। इसके अंदर लोअर लिम्ब एम्पुटेशन होती है, यानी पाँव वगैरह या टांगे वगैरह काटनी पड़ सकती हैं। शुगर लेवल के हाई होने की वजह से ब्लड वेजल जो हैं वो क्लॉट कर जाती हैं, ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड का फ्लो नहीं होता, सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं और लोअर लिम्ब सारे के सारे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फंक्शनली इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उनको काटना पड़ता है। फिर इसी से हो सकता है जी उनके अंदर हार्ट डिजीजेस। अब उन हार्ट डिजीजेस में डेफिनेटली लिंक जो होगा वो ब्लड प्रेशर के साथ होगा, कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी अच्छा खासा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो ये जो डिजीजेस हैं ये डायबिटिक पेशेंट को हो सकती हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उनका वेट इंक्रीज कर जाए, वेट इंक्रीज कर जाए। ठीक है जी। तो ये तमाम जो है वो सिम्पटम्स जो है वो इनके अंदर हो सकती हैं, डिजीजेस वगैरह इनके अंदर हो सकती हैं। अगर हम इनकी टाइप्स में आए तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स बनती हैं इसकी टाइप्स। एक है हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और एक है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। आइए जरा फर्स्ट को डिस्कस करते हैं जो कि है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। हमें अगर इस स्टेटमेंट को हम गौर से देखें तो ये स्टेटमेंट ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है कि ये बेसिकली वो टाइप होगी जो कि डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स अपॉन इंसुलिन, जो कि इंसुलिन पर डिपेंड कर रही है। अब याद रखिएगा जो इंसुलिन का बेसिक फंक्शन होता है ये करती है ड्रॉप द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो एक खास लेवल से ग्लूकोज के लेवल को ड्रॉप करना इसका काम होता है। तो ये प्रॉपर ग्लूकोज को मैनेज कर रही होती है, मेटाबोलाइज कर रही होती है। अब हमारे पास इस केस में क्या होगा, नो इंसुलिन, इंसुलिन नहीं होगी। अब जब इंसुलिन पैदा नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका काम है ग्लूकोज के लेवल को ड्रॉप करना, मैनेज करना, उसको मेटाबोलाइज करना, उसको कंट्रोल करना, तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा। जब ये वाला फंक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ग्लूकोज लेवल जो है लेवल वो इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। और जब वो लेवल बढ़ जाएगा तो उससे जो हमें डिजीज जो है वो फेस करना पड़ेगी वो होगी डायबिटीज मेलाइटिस। आइए ज़रा देखते हैं कि आखिर इसके क्या काजिज हैं जिससे ऐसा होता है। तो एक तो हमने देख लिया कि इंसुलिन नहीं बन रही। अब बेसिकली हम देखने ये जा रहे हैं कि इंसुलिन क्यों नहीं बन रही। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से क्या मुराद है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मुराद ये है कि यहां पे इम्यूनिटी बैकफायर हो जाती है। यहां इम्यूनिटी बैकफायर हो जाती है।
अब इम्यूनिटी बैकफायर से क्या मुराद है? याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो दो टर्म्स बेसिकली डिस्कस होती हैं। एक है एंटीजन और सेकंड होता है एंटीबॉडीज। हमेशा एंटीबॉडीज एंटीजन्स के अगेंस्ट पैदा किए जाते हैं। एंटीजन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सेल्फ एंटीजन्स यानी जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और एक होते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन्स। तो ये नॉन सेल्फ एंटीजन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर हो रहे होते हैं। हमेशा जो इम्यूनिटी बनाई जाती है, जो एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, वो हमेशा नॉन सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट बनाई जाती है। अब जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बैकफायर, तो इससे मुराद ये होता है कि यहां पर एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट बॉडी ऑन सेल्स। तो बॉडी के अपने सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। अब याद रखिएगा, जो मेन ऑर्गन होता है इसमें इन्वॉल्व वो पैंक्रियाज है, और पैंक्रियाज में होते हैं बीटा सेल्स जो कि करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन जो है ये सारा बेसिक फिनोमेना कंट्रोल करती है। अब होगा क्या? होगा ये कि इम्यूनिटी बैकफायर के दौरान ये जो एंटीबॉडीज बनेंगे, दे विल स्टार्ट टू डैमेज, ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को। जब पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डैमेज कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, देन इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज। जब वो लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो इस पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो डायबिटिक हो गया, यानी वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो डायबिटीज मेलाइटस को फेस कर रहा है, जहां शुगर को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं किया जा रहा, वेल मैनेज कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अगर हम इसकी जेनेटिक बेसिस देखें, जेनेटिक बेसिस, तो जेनेटिक हमारे पास जो बेसिस है वो है जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जो है वो जीन मौजूद होता है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को नॉर्मली कंट्रोल कर रहा होता है। अब इस क्रोमोसोम में हो जाती है म्यूटेशन। जब म्यूटेशन होगी तो डेफिनेटली इट विल मूव टुवर्ड्स पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फ कहते हैं शेप को, पॉली कहते हैं मैनी, यानी म्यूटेशन होगी तो डिफरेंट इसकी मल्टीपल शेप्स बनेंगी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स बनेगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अलील्स। और वो अलील्स जो होते हैं डेफिनेटली वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं और वो क्या करेंगे? डिजीज को काज करेंगे। तो बेशुमार अलील्स बन जाते हैं, यानी इस जीन में म्यूटेशन हो गई, न्यूक्लियोटाइड में हेरफेर हो गया, जिसकी वजह से एक नया जो है वो अलील बन के सामने आ जाता है और वो अपना इस नॉर्मल फंक्शन जो है वो क्या कर देता है? उसको जो है वो भूल जाता है, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। अब ये जो हमारे पास डिजीज है ये कैन बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिट हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा ये रिसेसिव नेचर की है, ये रिसेसिव नेचर की है, इनहेरिट जरूर होगी। और चूंकि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है तो ये जो है ये ऑटोसोमल डिजीज होगी। याद रखिएगा जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है ये हमेशा होती है बिफोर 40 एज, 40 साल की उम्र से पहले पहले इसके होने के चांसेस होते हैं।
इसलिए इसे हम जुवेनाइल जो है वो डायबिटीज़ भी बोलते हैं, यानी जवानों की, ठीक है। और 40 ईयर से पहले पहले इसके होने के चांसेस होते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक मल्टी फैक्टोरियल जो है वो डिजीज है। अब मल्टी फैक्टोरियल से क्या मुराद है? मल्टी मीन मैनी, फैक्टोरियल मीन फैक्टर से निकला है कि मल्टीपल फैक्टर्स विल बी इन्वॉल्व टू कंट्रोल दिस ट्रेट, यानी कि इसको स्विच ऑन करने में, स्विच ऑफ करने में बेशुमार फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर में चेंज जो है वो इसको जो है वो स्विच ऑन कर सकता है। अचानक कोई जो है वो ट्रॉमा फेस करना पड़ गया, कोई जो है वो अचानक कोई दुखी जो है वो आपको कोई वाकया सुना, या कोई जो है वो फैमिली के अंदर कोई ऐसा वाकया हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा आप जो है वो दुखी हो गए, तो उस सिनेरियो में भी ये जीन जो है वो स्विच ऑन हो सकता है। तो बेशुमार फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इसको क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। सो मल्टी फैक्टोरियल से मुराद बेशुमार फैक्टर होते हैं जो इनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इससे हम ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे, तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये होगा कि हम क्या करें, एक्सोजीनियस यानी बाहर से जो है वो इंसुलिन प्रिपेयर करवा के उसको बॉडी में क्या करवा दें, इंसर्ट करवा लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। वो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो आकर ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह ये था हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। आइए जरा इसकी सेकंड टाइप की बात करते हैं, विच इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे आप इन शॉर्ट बोलोगे NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसमें क्या होता है, वर्ड ही बता रहा है ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होती, तो इसमें क्या होगा, नॉट डिपेंड्स अपॉन इंसुलिन, तो ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रही। अब जब ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, बेसिकली इसमें पेशेंट हैव इंसुलिन, इसमें पेशेंट में इंसुलिन बन रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेल्स not properly obey it, सेल्स प्रॉपरली से ओबे नहीं करते। इंसुलिन का जो ऑर्डर होता है सेल उसे ओबे नहीं करते। जब सेल उसे ओबे नहीं करते तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं NIDDM, यानी इंसुलिन होने के बावजूद भी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो अब जब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा तो डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वो भी हमारे पास पेशेंट क्या कहलाएगा, डायबिटिक पेशेंट कहलाएगा। अब उस केस में हमने कहा था इस बीमारी के होने के चांसेस जो हैं वो बिफोर 40 हैं, इसके चांसेस जो होते हैं आफ्टर 40 एज। तो 40 एज के बाद इसके होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो मेन काज होता है, मेन काज वो है ओबेसिटी, मोटापा। जैसे जैसे फैट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेल्स के अंदर इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो
ओबेसिटी को कंट्रोल करना, मोटापे को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे एक्सरसाइज करके आप रेगुलर बेस पे अपना मोटापा, अपने अंदर फैट की अमाउंट कम करते जाएंगे, वैसे वैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी और सेल जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ये 40 की एज के बाद ही होगी, तो 2 to 5% चांसेस हैं बिफोर 25 एज। तो 2 से 5% चांस है कि ये 25 साल की उम्र से पहले पहले भी हो सकती है। उस वक़्त हम इसे बोलते हैं MODY, मॉडी। मॉडी मीन मैच्योरिटी, ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग्स, कि जैसे ही नौजवान जो हैं वो बालिग होते हैं या बालग होना शुरू करते हैं तो उनके अंदर इस बीमारी के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और ये बीमारी अटैक कर लेती है। अब इसकी अगर हम काज देखें, जेनेटिक काज, तो ये है म्यूटेशन इन ग्लूकोकाइनेज जीन। और ग्लूकोकाइनेज जीन जो है ये बेसिकली पैदा करता है एक एंजाइम को, उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। और इस एंजाइम का जो बेसिक फंक्शन होता है, तो ये एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है, तो ये एंटर हो जाती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, या तो ये ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व हो जाएगी ताकि प्रॉपरली इसको ब्रेक किया जाए और ब्रेक करके इसको क्या की जाए, एनर्जी पैदा की जाए। तो इस तरह इसको मेटाबॉलिज्म में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जब म्यूटेशन हो गई है तो ये वाला जीन जो है वो नहीं बनेगा। जब ये वाला जीन नहीं बनेगा तो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगी। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज जो है वो मेटाबॉलाइज होने के लिए रेडी नहीं है, वो मेटाबॉलिज्म में जाने के लिए रेडी नहीं है, तो उसका जो है वो प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इट विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट। जब वो जमा होगी तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट जो है वो कंसीडर होगा, डायबिटीज़ हो गई। इसी तरह म्यूटेशन है, सेकंड जो काज है, इन 4 genes which are involved in the transcription factors of the development of pancreas एंड इंसुलिन। इसके अलावा 4 जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन जीन के फंक्शन को एक्सप्रेस करती है। कौन से जीन? वो जीन जो कि इंसुलिन की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, या वो जीन जो पैंक्रियाज की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। तो इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो हैं वो एबनॉर्मल बनते हैं। जब वो एबनॉर्मल बनेंगे तो उनसे प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पैंक्रियाज की डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी, इंसुलिन की डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटेटिवली
इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटेटिवली इसमें क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये इसका जो है वो सेकंड काज है जो इस डिजीज़ को जो है वो मेन काज करता है, या इस डिजीज़ को मेन जो है वो स्विच ऑन करता है। लेकिन ये जो हमने 4 जीन्स पढ़े हैं, इनका जो बॉडी के ऑनसेट होने में है टाइप 2 के अंदर कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता। सो मेन जो रोल होता है वो बेसिकली इस जीन का होता है जो इस करैक्टर को एक्सप्रेस करने में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह हमने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज ए लॉन्ग। तो आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें कोई ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स निकलते हैं, क्या इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं, क्या इसमें कुछ एमसीक्यूज निकलने के चांसेस हैं? तो बिल्कुल हैं। ये हमारे पास बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जी ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक ये कि ये बिफोर 40 होता है, ये आफ्टर 40 होता है, ग्लूकोकाइनेज जीन की वजह से ये डिजीज होती है। ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है जी डिफरेंस बिटवीन IDDM और NIDDM। तो एक जिसमें इंसुलिन होगी, एक जिसमें इंसुलिन नहीं होगी, एक 40 एज के बाद होता है, एक 40 एज से पहले हो जाता है। इसके केस में अगर हम देखें जिसमें हम कह रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, तो इस केस में क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर जीन मौजूद है और यहाँ ग्लूकोकाइनेज जीन जो है वो मौजूद है। तो इस तरह आप इनमें जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी हमने एंड किया। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।